हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कड़ाद केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का ये जो टॉपिक है एक प्रकार की जान है, समझ लीजिए। बहुत ही धांसू टॉपिक है। आइए देखते हैं कैसे फिर क्या करते हैं इसका हम लोग। तो देखिए यहां पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं? तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा कि नाम लिखा है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। किसके इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका? परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीके का होता है, एक होता है बोर-बरी के नियम से और एक होता है आप-बाऊ के नियम से। तो आज जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने जा रहे हैं वो आप-बाऊ के नियम से सीखने जा रहे हैं। किसके नियम से? आप-बाऊ के नियम से सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा परमाणु के बारे में जान लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु क्या होता है? गोलाकार कण होता है। परमाणु क्या होता है? गोलाकार कण होता है जिसमें कई कोष होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? ये गोल गोल दिख रहे हैं, ये क्या है? कोष हैं। कई कोष होते हैं, लेकिन जिन कोषों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनके नाम यहां पर दिए गए हैं, KLMNOP, क्या क्या नाम दिए गए हैं भैया? KLMNOP और Q। ये 7 कोष होते हैं जिनमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब ये जो कोष होते हैं ये उपकोषों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? उपकोषों से मिलकर बने होते हैं। तो उपकोष केवल 4 होते हैं। उपकोष कितने होते हैं? 4 होते हैं। उपकोष कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनके नाम क्या है भैया? S, P, D और F। 4 उपकोष होते हैं, S, P, D, F। कोष कितने होते हैं? 7। ये 7 कोष इन 4 उपकोषों से मिलकर बने होते हैं। देखो किसमें कौन कौन सा उपकोष होता है। जैसे जो के कोष है उसमें केवल एक उपकोष होता है जिसका नाम S है। दूसरे में 2 होते हैं, S प्लस P। तीसरे में 3 होते हैं, S प्लस P प्लस D। चौथे में 4 होते हैं, S, P प्लस D प्लस F। पांचवे में भी 4 ही होते हैं, S, P, D, F। छठे में इसी प्रकार S, P, D, F, फिर S, P, D, F। ये जो 7 कोष होते हैं इन 4 उपकोषों से मिलकर बने होते हैं। कितने उपकोषों से मिलकर बने? 4। तो ये पता कर लेते हैं कि किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कैसे पता करते हैं? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोर-बरी, या बोर था, बोर नाम था। बोर ने बताया था कि किसी भी कोष में 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जहां n बराबर कोषों की संख्या। जहां n बराबर किसकी संख्या? कोषों की संख्या। अगर ये पहला कोष है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और ये 7वां है। तो यहां पर हम 2 लिखेंगे पहले, फिर गुणे का निशान लगाएंगे और पहले में देखते हैं कितने रह सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 गुणे 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका मतलब S उपकोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भैया? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? 2। फिर दूसरा बनाते हैं, तो दूसरे में यहां पर क्या हो जाएगा भैया? 2। क्या हो जाएगा? 2 नहीं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4। और 4 दूनी कितना होता है? 8। मतलब दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? 8।
अब हमको पहले से पता है कि s में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो मैंने यहां 2 लिख दिया। तो अब 8 में से 2 को घटाओगे तो यहां पर कितने हो जाएंगे भैया? 6। मतलब p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 6। हम यहां पर 2 लिख देंगे और यहां पर 6 लिख देंगे और इधर आएंगे। तीसरे के लिए करते हैं, तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 का स्क्वायर। 3 गुणे 3 9 होता है, 9 दूनी कितना होता है? 18। मतलब तीसरे में कितने रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? 18। इसका मतलब इसमें 2 रह सकते हैं, इसमें 6 रह सकते हैं, और 6 2 8, 18 में से 8 गए तो कितना बचा? 10। फिर आगे नेक्स्ट अगले में देखते हैं, पता करते हैं। तो इसमें 2 रह सकते हैं, इसमें 6 रह सकते हैं, इसमें 10 रह सकते हैं, और यहां पर करेंगे भैया 2 गुणे 4 का स्क्वायर। 4 चौक 16 दूना 32। मतलब अगले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 32। 6 2 8 10 18। 18 को निकालना है किससे? 32 से। तो 32 से 18 को निकाल दोगे तो यहां पर बचेंगे 14, और शेष ऐसे ही सब में रहते हैं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह सकते हैं। यहां पर 48 रह सकते हैं, नहीं 25 दून 50 रह सकते हैं, यहां 72 रह सकते हैं, और यहां कितने रह सकते हैं भैया? 98। लेकिन तब इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे जब या तो नए उपकोषों की खोज होगी या फिर कुछ और होगा। लेकिन अभी तक हमको तो इतना केवल याद रखना है कि जो s उपकोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, और f में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चलिए हम लोग बना रहे हैं आप-बाऊ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके नियम से, आप-बाऊ के नियम से। एक वैज्ञानिक थे आप-बाऊ। आप-बाऊ के नियम से आज हम लोग सीखेंगे कि आप-बाऊ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। आप-बाऊ एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अगर जर्मनी के वैज्ञानिक थे तो सिंपल सी बात है, ये जो नाम होगा वो जर्मनी का नाम होगा। तो ये आप-बाऊ एक शब्द है। आप-बाऊ क्या है? एक शब्द है जिसका अर्थ होता है टू मेक। क्या होता है भैया? टू मेक। हिंदी में कहते हैं निर्माण करना, रचना करना और बनाना। क्या बनाना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। एक छोटा सा नियम है आप-बाऊ का। आप-बाऊ ने कहा था कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। मतलब जिसकी ऊर्जा कम होगी वो पहले भरा जाएगा, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसको हम लोग बाद में भरेंगे। आइए देखते हैं, ऊर्जा का क्रम बनाते हैं। कौन सा क्रम बनाते हैं? ऊर्जा का क्रम। तो ऊर्जा का क्रम बनता है भैया ऐसे। ये पहला कोष है और ये उसका उपकोष है। ये दूसरा कोष है, ये उसका उपकोष है। दूसरे कोष में 2 उपकोष होते थे तो मैंने दोनों बना लिए। फिर तीसरे में 3 होते थे तो मैंने तीनों बना लिए। फिर चौथे में 4 होते थे तो मैंने चारों बना लिए। यहां पर 4p यहां पर d होगा और यहां पर 4f होगा। फिर आगे 5s 5p 5d और 5f। फिर 6 पे आ जाते हैं। एक एक घटा देना इधर से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता। 7s और 7p। ये भैया जो नंबर्स लिखे हैं वो बताते हैं कोषों को, और जो अल्फाबेट लिखे हैं वो बताते हैं उपकोषों को। क्रम बनाते हैं, कैसे क्रम होता है। तो सबसे कम जो ऊर्जा होती है भैया वो किसकी होती है? 1s की। तो मैंने 1s की। उससे ज्यादा किसकी होती? 2s की। तो मैंने 2s बना दिया।
उससे ज्यादा किसकी होती है 3s की, तो मैंने 3s बना दिया। फिर उससे ज्यादा 4s, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s की, और अभी तक जितने यहां पर बनाए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो है 7p की। मतलब 7p में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 7p में क्या भैया, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सबसे कम किसकी है 1s की, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। और सबसे ज्यादा किसकी ऊर्जा है भैया 7p की। अब हम लोग करेंगे किसका, इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कोई परमाणु लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा परमाणु लेंगे। तो सबसे छोटा परमाणु कौन सा होता है, जिसका नाम है हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक 1 होता है। क्या होता है भैया, परमाणु क्रमांक 1। तो मैंने यहां पर H लिखना है ऐसे, और उसका लिखना है भैया परमाणु क्रमांक यहां पर सीधा। यहां पर जो संख्या लिखी होती है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। कैपिटल जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल जेड से लिखते हैं। लेकिन हमको तो यहां पर चाहिए भैया इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है कि परमाणु विद्युत उदासीन कण होता है। कैसा कण होता है, विद्युत उदासीन कण होता है। इसका मतलब जितने धन आयन होते उतने ही क्या होते, ऋणायन। प्रोटॉन पर होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। अगर किसी परमाणु में एक प्रोटॉन है तो उसमें एक ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। एक प्रोटॉन है तो क्या एक ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब यहां पर जो संख्या लिखी वो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या लिखी। आइए भरते हैं इसमें। एक और बात ध्यान रखना भैया, भरते समय ये ध्यान रखना कि जहां पर एरो का निशान खत्म है वहां से हमको उल्टा चलना है। कैसे चलना भैया, उल्टा चलना है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर यहां से आके इलेक्ट्रॉन भरना है। फिर जहां पर एरो का निशान खत्म है ऐसे उल्टा आना है, फिर इलेक्ट्रॉन भरना, फिर उल्टा आना है, फिर इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर उल्टा आना है, और फिर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। अभी भर के दिखाए भी जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए सबसे लास्ट में भैया इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर भरना है। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और इसमें एस में रह कितने सकते हैं, देखते हैं यहां पर एस में अधिकतम कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, केवल एक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक लिख देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे भैया, 1। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो मैंने भैया क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया। तो 1 लिख दिया। अब इसको उठा के यहां पर रख देंगे। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। ऐसे होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखते हैं दूसरा परमाणु। दूसरा परमाणु है भैया हीलियम। कौन सा है, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो जब 2 होता है तो यहां पर क्या करेंगे, इधर से चलेंगे। यहां पर भैया यहां पर क्या देखो 1 लिखा है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे भैया, 2 कर देंगे। कितने बना देंगे, 2 बना देंगे। तो अब इसको फिर लिख देंगे। ये हो जाएगा 1s2। क्या हो जाएगा, 1s2। फिर नेक्स्ट है लिथियम भैया। कौन है, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। कितना होता है, 3। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। देखो यहां से चला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 2 भर दिया। यहां पर रास्ता हो गया भैया समाप्त। रास्ता क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हम यहां से उल्टा आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। हमको क्या मिलेगा, 2s मिलेगा। क्या मिलेगा, 2s मिलेगा। जब 2s मिलेगा उसमें रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास है कितने इलेक्ट्रॉन, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहां पर 1 भर देना, मैंने 1 भर दिया। अब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1s2।
क्या लिखेंगे 1s2। फिर जैसे ही संख्या ये वाली बदलेगी भैया, कौन सी संख्या बदलेगी, ये वाली, तो यहां पर हमको लगाना होता है कॉमा, लगा दिया। अब क्या लिखेंगे 2s1, क्या लिखेंगे 2s1। अगला नेक्स्ट देखते हैं भैया, 4 नंबर पर है भैया बेरिलियम। कौन है, बेरिलियम। बहुत आसानी से हम लोग इधर से चलते चलते चले आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, रास्ता खत्म हो गया, उल्टा आए, यहां देखा मैंने 2s मिल गया, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो मैंने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, फिर इसको यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1s2, कामा लगाएंगे, फिर संख्या बदल गई, कामा लगा दिया, 2s2। बहुत अच्छी बात, ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। समझ में आ रहा है, बढ़िया। फिर और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 के बाद आता भैया 5, और 5 पर है भैया बोरान। कौन है, बोरान। यहां आए 2 भरे, रास्ता खत्म, उल्टा गए, यहां 2 भरे, फिर रास्ता खत्म हो गया। फिर भैया क्या खत्म हो गया, रास्ता खत्म हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 बच गया। इधर से उल्टा आएंगे, यहां पर मिलेगा 2p, और p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं भैया, 6 रह सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हैं, केवल 2, केवल 1 बचा है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1। अब इसको फिर इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1s2, फिर कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2s2। यहां पर कॉमा न लगाना गलती से, क्योंकि यहां पर संख्या चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे 2p1। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, कोई नया और बड़ा परमाणु लेते हैं। मान लिया मैंने परमाणु क्रमांक लिया 11, और 11 पे कौन है भैया, सोडियम। कौन है, सोडियम। 11 पे कौन है, सोडियम है। अब 11 इलेक्ट्रॉन भरने इसमें, तो मैंने 2 भर दिया, रास्ता खत्म, उल्टा है, 2 भर दिया, फिर रास्ता खत्म, फिर उल्टा है। यहां पर भैया कितने रह सकते हैं, कितने रह सकते हैं, 6 रह सकते, तो मैंने 6 भर दिया। अब हमारे पास केवल बचा है 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हमको मिल गया 3s, तो हम यहां पर क्या भर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। चलिए अब इसको इधर लिखते हैं, क्या बन जाएगा 1s2, फिर कामा लगाना, लिखना 2s2, फिर कॉमा नहीं लगाना है, क्या लिखेंगे 2p6। फिर आप देखो संख्या बदले तो कामा लगाएंगे, और क्या लिखेंगे 3s1, क्या लिखेंगे 3s1। और आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कोई परमाणु है जिसका नाम है सल्फर, इसका परमाणु क्रमांक होता है 16, और 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखते हैं कैसे होता है। यहां 2 भर दिया, फिर रास्ता खत्म, फिर आए 2 भर दिया, फिर रास्ता खत्म, फिर आए 6 भर दिया। फिर देखो यहां पर भैया है 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते, तो मैंने 2 भर दिया। एक बार काउंट कर लेते हैं कितने हो गए हैं। यहां देखो रास्ता खत्म हो गया, रास्ता खत्म होने से पहले काउंट कर लेना, 2 2 4 2 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो रास्ता खत्म हो गया, तो यहां से उल्टाएंगे, हमको मिलेगा 3p, और उसमें रह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 4, तो मैंने यहां पर कितने लिख दिया 4। अब इसको फिर इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया 1s2, फिर कॉमा लगाएंगे, क्या लिखेंगे 2s2, फिर कॉमा नहीं लगाएंगे, फिर यहां कॉमा लगाएंगे, फिर हो जाएगा 3s2, और देखो लास्ट में क्या है 3p4। बात समझ में आ रही है। आगे और बढ़ते हैं, मान लीजिए कोई परमाणु है कैल्शियम, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 होता है। तो भैया देखो यहां तक 12 होते हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 20 इस बार, तो यहां से गए भैया रास्ता खत्म, उल्टा है, यहां पे हमको p मिल गया, तो इसमें भर दिए 6 इलेक्ट्रॉन। अब हो गए 18, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको लिखेंगे फिर यहां पर, तो लिखने का वही तरीका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और देखो जैसे संख्या बदलेगी भैया हमको लगाना है कॉमा, लगा दिया, और लिखेंगे भैया क्या 4s2। तो ऐसे हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, अभी और कई परमाणु करने हैं हम लोगों को। इसको हटा ही देते हैं, अच्छा लिखा रहने देते हैं ना, ठीक है लिखा रहेगा, क्या दिक्कत। अब इसके बाद भैया आता है परमाणु क्रमांक 21, नाम है स्कैंडियम। क्या नाम है? स्कैंडियम। Sc होता है भैया, क्या होता है? Sc होता है, परमाणु क्रमांक 21 होता है। क्या होता है भैया? परमाणु क्रमांक 21 और Sc होता है। चलिए भरते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब सबको पता है कि यहां तक भैया 20 होते हैं और यहां है रास्ता खत्म। जब रास्ता खत्म हो जाएगा तो हमको उल्टा जाना है, यहां उल्टा है, हमको मिला डी। देखते हैं डी में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो केवल एक बचा है, तो हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे भैया 1। क्या लिखेंगे? 1। अब इसको कॉपी पर इधर लिखेंगे, इधर तो क्या हो जाएगा भैया? 1s2 कॉमा लगाया, 2s2 2p6 फिर कॉमा लगाया, 3s2 3p6। कोई गलती नहीं करेगा, 4s नहीं लिखेगा, पहले क्या लिखना है? 3d1 लिखना है। क्या लिखना है? 3d1 और फिर आपको लगाना है कॉमा और यहां पर क्या लिखना है? 4s1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होता है स्कैंडियम का। स्कैंडियम के बाद हम लोग करेंगे एक परमाणु होता है जो बहुत ही चर्चा में रहता है, जिसका नाम है क्रोमियम। परमाणु क्रमांक 24 होता है। कितना होता है? 24। और 24 का हमको करना है क्या भैया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। 24 का क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो देखते हैं 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 24 का करेंगे भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां पर डी लिखा था तो मैंने लिख दिया डी। सभी को पता है यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां से यहां चले तो यहां बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 4 भर दिया। सिंपल सी बात, 4 भर दिया। आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे इधर। क्या बन जाएगा भैया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 और 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का होना चाहिए, लेकिन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसको हम लोग जानेंगे अगले पेज में। एक होता भैया डी उपकोष। क्या होता है? डी उपकोष। और डी उपकोष 5 डी कक्षकों से मिलकर बना होता है। कितने डी कक्षकों से मिलकर बना होता है? 5 डी कक्षकों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आप लोगों को एक बात जरूर जाननी चाहिए कि जितने परमाणु होते सब स्थायी निकाय होते हैं, और जो स्थायी निकाय होते हैं उनके स्थायित्व की व्याख्या होती है इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस परमाणु मतलब क्रोमियम के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवादों से घिरा रहता है। तो इसलिए हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे नहीं करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी हम सीख रहे हैं। 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। अगर ये कक्षक 5 कक्षक होते हैं, अगर ये उपकोष आधा भरा है, आधा मतलब ऐसे ऐसे, आधा हो या आधे से कम हो, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या हो जाती है। लेकिन जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाती, मतलब उसके गुणधर्म समझ में ही नहीं कुछ आते। तो यहां पर जैसे 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाती। तो क्या होता है भैया? एक इलेक्ट्रॉन, जो यहां पर मैंने 4s2 लिखा था, वहां से एक इलेक्ट्रॉन स्वतः इस अंदर वाली कोष में चला आता है, इस अंदर वाली उपकोष में चला आता है। अंदर वाली कोष भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां से बदला है तो अंदर वाली कोष में चला आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भैया बदल जाता है। ये ऐसे हो जाता है।
3d5 4s1। ये एकदम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और यह स्थायित्व की व्याख्या करता भी है, क्रोमियम के स्थायित्व की व्याख्या करता भी है। और अगला बढ़ते हैं भैया। अगला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम लोग कॉपर का करेंगे। परमाणु क्रमांक 29 होता है। कितना होता है? परमाणु क्रमांक 29 होता है। सबको पता है भैया कि यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर आगे गए तो यहां पर भैया 4 लिखे, लेकिन 29 से करना तो 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए भैया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 और क्या होना चाहिए भैया? 4s2। लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका नहीं होता है, ये भी अपवाद है, क्योंकि जो डी उपकोष होता है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? यहां पर देखेंगे भैया 4 या 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और यहां हो गए भैया 6 7 फिर 8। फिर देखो यहां इलेक्ट्रॉन, जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है इस कक्षक में, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाती। फिर क्या करेंगे? यहां से एक इलेक्ट्रॉन स्वतः निकल कर आकर यहां घूमने लगता है, तो यहां हो जाते हैं भैया 10 इलेक्ट्रॉन और यहां हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे? यहां पर हम लोग कर देंगे 10 इलेक्ट्रॉन और यहां पर कर देंगे क्या भैया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे होता है कॉपर का एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका होता है? एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम सबको यह बात तो पता चल गई होगी कि जो डी उपकोष में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाती। डी उपकोष परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या तभी करता है, या तो आधा भरा हो या तो फिर पूरा भरा हो, तभी स्थायित्व की व्याख्या होगी, नहीं तो स्थायित्व की व्याख्या नहीं होगी। ठीक है, थोड़े और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं भैया। हम लोग 2-3 आयन्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। आयन का मतलब होता है ऐसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं या ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें आयन कहते हैं। उनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सीख लेंगे इसी वीडियो में। तो देखते हैं। मान लीजिए कुछ आयन हम यहां पर लिख रहे हैं। यहां पर मैंने मान लिख लिया सी, क्या लिखा? Cr2+, Cu+, Cu++। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। ये बहुत बार पूछे भी जाते हैं और ये क्योंकि इनके जो मुख्य परमाणु हैं वो अपवादों में रहते हैं, इसलिए पूछे भी जाते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना थोड़ा कठिन भी होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, तो आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अगर किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं भैया? उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन पता कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसका मेन परमाणु जो होता है उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे यहां पर Cr लिखा है तो Cr24 का हम लोग कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत अच्छा, पीछे लिखा भी है, हमको याद है, हम लिख रहे हैं यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। परमाणु क्रमांक 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब क्या करेंगे? देखो क्रोमियम कह रहा है किसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। कोई भी परमाणु अपने वाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कहां से त्यागता है? वाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो सबसे पहले क्या करेगा भैया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म कर देगा। हो गया खत्म, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करेगा? अब यहीं से इसके पास वो है, यहीं से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो यहां पर भी ये खत्म हो जाएगा और यहां पर कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब जो Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d4 होगा। लेकिन अभी मैंने बताया था कि जो डी उपकोष होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, लेकिन यहां आ गए
तो अगर किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हो तो जो डी उपकोष होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि आयन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, उनके स्थायित्व की व्याख्या नहीं करनी होती। तो इसके स्थायित्व की व्याख्या हमको करनी नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही रहेगा, एकदम सही है, ध्यान रखना भैया। फिर कॉपर के करना है तो कॉपर होता है Cu, परमाणु क्रमांक 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे भैया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 होता है। कॉपर ने देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर त्यागा तो हमने भी तिगवा दिया, लो जाओ, देखा? मतलब Cu प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ऐसे होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। गुड। फिर करे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे इस बार, ये ऐसे था भैया, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? तो मैंने 2, एक यहां से गया और एक यहां से जाएगा, तो यहां पर कितने हो जाएंगे भैया? 9 हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, बहुत आसान है, लिख देना 9। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। अब देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि डी कोष में 9 इलेक्ट्रॉन भी नहीं रह सकते, लेकिन यहां पर रह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है भैया? आयन, और आयन के स्थायित्व की व्याख्या करनी नहीं होती, इसलिए 9 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हमेशा याद रखना कि किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हो 18 से ऊपर 19 20 21 22 23 24 25, अगर इन परमाणुओं का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो हमेशा जो उसका मुख्य परमाणु होगा पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, और जैसे मैंने यहां पर किया है वैसे आपको इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। फिर कुछ ऋण आयन हैं, ऋण आयन जैसे लिखा है भैया F-। फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p5 हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। कर फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या ग्रहण करेगा? तो आयतन कोष में करेगा। इसमें 5 हैं, 6 रह सकते तो हमने यहां पर 6 कर दिया। क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6। सिंपल सी बात है। अगला जैसे मुझको करना होता है फास्फोरस P माइनस का 3 माइनस, तो पहले हम फास्फोरस लिखेंगे, परमाणु क्रमांक होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन और इसने ग्रहण किया तो करवा दो ग्रहण। 3 यहां है, यही खाली, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएगा भैया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। कोई ऋण आयन होता तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता उसके पास की जो बाद वाली अक्रिय गैस होती है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर होता, जैसा कि यहां पर दिखा रहा है। ये आर्गन वाला है और ये नियान वाला है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी जल्दी से कमेंट करें। धन्यवाद।